नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टीसीएस की लीडरशिप में बड़ा बदलाव। एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने दिया इस्तीफा। के कृतिवासन के हाथ में दी गई कमान। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज रही चुस्ती। रियल्टी, मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी। एनर्जी इंफ्रा शेयरों में भी रही तेजी। सेंसेक्स 355 और निफ्टी 114 अंक चढ़कर बंद। भारतीय बैंकिंग सिस्टम स्थिर। क्रेडिट स्विस संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। महंगाई का बुरा दौर पीछे छूटने की भी कही बात। हंगामे के बीच राहुल गांधी आज भी संसद में नहीं बोल पाए। कांग्रेस जेपीसी जांच पर तो बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ी। नड्डा ने राहुल के बयान को बताया शर्मनाक। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। शराब स्कैम में गिरफ्तार सिसोदिया को फिर नहीं मिली ईडी की कस्टडी से राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए बढ़ाई हिरासत। एयर इंडिया कर्मचारियों को दूसरी बार वीआरएस ऑफर। 30 अप्रैल तक स्कीम खुली रहेगी। 2100 कर्मचारी उठा पाएंगे फायदा। विदेश में राहुल गांधी के बयान और मोदी अदानी के रिश्तों पर हंगामे के बीच 5 दिन से संसद लगातार ठप रही और आज भी राहुल गांधी संसद में बोल नहीं पाए। सरकार और विपक्ष में आर पार के चलते दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित हो गए हैं। आज राहुल गांधी जैसे ही संसद में बोलने आए और बोलने की कोशिश की, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने उनके खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया और आखिर राहुल बोल नहीं पाए। बीजेपी राहुल गांधी की माफी पर अड़ी रही और कांग्रेस कहती रही कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, अदानी मामले की जेपीसी जांच कराई जाए। क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, दोनों जगह यही सूरत हाल रही। सदन ठप होने के बाद कांग्रेस के नेता संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गए। एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सदन को न चलने देने का आरोप लगाया, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से राहुल के लंदन वाले बयान को शर्मनाक बताया। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। गवर्नमेंट खुद ब खुद होके हाउस को बंद करना चाहती है। हाउस अभी प्रारंभ भी नहीं होता, सरकार के मंत्री, सरकार के एमपी, बीजेपी के एमपी उठ के खड़े होके हंगामा शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि खुद ही पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी पल्लवी घोष बता रही हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है और बीजेपी क्या करना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है कि राहुल गांधी विदेश में जाके देश की बुराई भी की है। इसके अलावा उन्होंने बाकी जो देश है, थर्ड पार्टी देश जिसकी बात करते हैं, उनके इंटरवेंशन की बात की है। यानी कि उन्होंने अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों से ये सवाल पूछा है कि जब आप देखते हैं कि यहाँ प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, तब आप चुप क्यों हैं। और इसी मुद्दे पर बीजेपी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तब हम उनको सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। वो कैसे होगा, उनका कहना ये है। और जब वो स्पीकर के पास गए थे, उनका कहना ये था कि आप एक कमेटी का एक गठन कीजिए, वो कमेटी इस बात की जांच करेगी और जांच के फाइंडिंग्स के बाद उनको सस्पेंड किया जाए, यानी कि एमपी ना रहे राहुल गांधी अगले जो पूरा ये टर्म हो लोकसभा का।
अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस का कहना यह है कि एक तो हम माफी मांगेंगे नहीं, राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे, और ऐसे में राहुल गांधी को अगर फिर भी सस्पेंड किया जाता है तो इस मौके का फायदा हम उठाएंगे, एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। मूड एकदम कड़ा है दोनों के साइड पे। बीजेपी का कहना यह है कि सस्पेंशन ही काफी नहीं, एक प्रिविलेज नोटिस भी उनके खिलाफ मूव किया जाएगा, जहां पे उन्होंने देश की हित के खिलाफ बात की है, यानी कि सेडेशन की बात की है। वहां राज्यसभा में कांग्रेस ने एक प्रिविलेज नोटिस प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लाया है कि उन्होंने नेहरू गांधी परिवार यानी कि गांधी परिवार के सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की है। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि बहुत कुछ अब इस बात पर निर्भर होगा कि क्या राहुल गांधी बोलते हैं, और अगर वो बोलते हैं क्या वो माफी मांगते हैं कि नहीं। इधर मनीष सिसोदिया को दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली। आज फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए मनीष सिसोदिया को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। आज ईडी की कस्टडी खत्म हो रही थी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि मोबाइल बदलने के बारे में सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। एजेंसी ने कोर्ट से और पूछताछ की जरूरत बताते हुए कस्टडी बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस बीच कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपने घर खर्च और पत्नी के इलाज के लिए 2 चेक साइन करने की इजाजत भी दी। आज दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विपक्ष ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। भाजपा विधायकों के हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भाजपा के 3 विधायकों को सदन से बाहर जाने का आदेश दे दिया। पिछले कुछ दिनों में कुछ जो मर्यादाएं होती हैं बोलने की वो टूटी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए, वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज़ गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं रिश्ते मेरे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार के सामने बहुत बाधाएं लाई गई, लेकिन फिर भी सरकार परीक्षा पास कर गई। कई अड़चनें आईं और उन सभी अड़चनों के बावजूद सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो सरकार को के अंदर किस्म किस्म की इंटरफेरेंस हम लोग देख रहे हैं किस तरह से की जा रही है। सरकार का काम, चुनी हुई सरकार को काम ना करने देने के लिए किस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन सारी परेशानियों को लांघते हुए जनता को साथ लेके आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। ये न केवल दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग मानते हैं। अब बात देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की, जहां बॉस बदल गए हैं। पिछले 6 साल से टीसीएस के एमडी और सीईओ रहे राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। गोपीनाथन की जगह अब कंपनी ने के कृतिवासन को कमान सौंपी है। हालांकि गोपीनाथन 15 सितंबर तक कंपनी के साथ काम करते रहेंगे ताकि लीडरशिप का हैंडओवर अच्छी तरीके से हो सके। टीसीएस से गोपीनाथन का अचानक इस्तीफा सबको चौंकाने वाला है। अपने इस्तीफे के बाद सीएनबीसी आवाज से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस दिन मन उब जाए उसी समय बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत ने उनसे बात की। हर्षदा, ऐसा है कि विचार तो कई आगे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, पर उसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया था और ज़्यादा सोचा भी नहीं था। पिछले 1-2 महीनों में आपसे पिछली बार भी मेरी बात हुई थी कि 10 साल हो गए और आगे भी चलने का काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो करना क्या, यही करना है कि और कुछ करना है। पर एक बात पे मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि जिस दिन मन उब जाए उसी दिन निकल जाने का है। 1 मिनट भी इस काम में नहीं रहना, अगर पूरी तरह से दिल से नहीं करने का। तो द ट्रिगर पॉइंट वाज दैट, राइट? द मोमेंट दैट seed comes into your heart, you got to step out. I think I owe it to TCS, all of us owe it to TCS, that this seat was given in trust, and I respect the seat.
and it is something that I don't take lightly. And this is not the seat to sit and think about my future plans. This is the seat to sit about think about TCS's future. And the moment my future starts becoming part of the thinking process, I think it is appropriate that I step away and put somebody else here. And that's where it is. So it has been an absolute pleasure. गोपीनाथन कह रहे हैं कि वो दिल की बात सुन रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन टीसीएस के लिहाज से देखें तो गोपीनाथन की लीडरशिप में कंपनी ने तरक्की की लंबी राह तय की है। सुमित बता रहे हैं कि कैसे पिछले 6 साल में गोपीनाथन ने टीसीएस के लिए तरक्की की नई राह तैयार की। तो राजेश गोपीनाथन साहब ने इस्तीफा दिया है और करीब 5 सालों से कंपनी के साथ बतौर एमडी एंड सीईओ कार्यरत थे और टीसीएस ने एक बड़ी लीडरशिप रोल हासिल किया, एक बड़ी ग्रोथ दिखाई है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे किस तरह से ग्रोथ देखने को मिली। गोपीनाथन साहब की लीडरशिप में टीसीएस की आय के अंदर 9.5% की दर से बढ़त देखने को मिली, मुनाफे में 8.5% की दर से बढ़त और मार्केट कैप में करीब 20% की दर से एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, कुछ रेवेन्यूज फ्रंट के आंकड़े, मुनाफे के आंकड़ों में रेवेन्यूज जो कि FY18 में 1.25 लाख करोड़ रुपए था, वो 9 मंथ FY23 तक आते आते करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। मुनाफे फ्रंट पे 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था FY18 में, जो कि 9 मंथ FY23 तक आते आते करीब 31,000 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। इतना ही नहीं, कंपनी की मार्केट कैप में एक मेगा जंप, 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप फरवरी 2017 में होती थी, आज रफली 11.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे कंपनी कार्यरत भी है। करीब 15 लाख करोड़ की एक रिकॉर्ड मार्केट कैप टीसीएस ने इन्हीं की लीडरशिप के अंदर हिट भी किया। और इतना ही नहीं, कंपनी ने करीब 4 बायबैक और 1 बोनस का भी ऐलान किया। वो 4 बायबैक आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर फरवरी 2017 में 16,000 करोड़, 2018 में 16,000 करोड़, 2020 में 16,000 करोड़ और करीब 2022 में 18,000 करोड़ का एक मेगा बायबैक कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस भी किया। इन आंकड़ों के अलावा कुछ और आंकड़े, जहां पे कंपनी के स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस, 1250 रुपए का स्टॉक प्राइस जो कि आज 3200 रुपए पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि 150% का जंप कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर इनकी ड्यूरेशन के, इनके कार्यकाल के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। और टीसीएस क्यों है टाटा का ज्वेल, ये भी आपकी स्क्रीन पर, जहां पे कंपनी के ग्रुप के कुल मुनाफे का 60% अकेला टीसीएस से आता है, ग्रुप की कुल आय का 20% हिस्सा अकेला टीसीएस से, ग्रुप की कुल मार्केट कैप का 57% हिस्सा सिर्फ टीसीएस से और ग्रुप के कुल कर्मचारियों का करीब 60% हिस्सा भी टीसीएस से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस बड़ी कंपनी, बड़े ज्वेल के अंदर एक लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है। देखते हैं आने वाले साल कैसे रहते हैं। और अपने नाम का ऐलान होने के बाद के कृतिवासन ने कहा है कि टीसीएस जैसी कंपनी को हेड करना एक गर्व की बात है। कृतिवासन ने कहा है कि ग्राहक और कर्मचारियों के भरोसे पर यह कंपनी खड़ी है, इसलिए यहां कोई बदलाव नहीं होगा। हां, आने वाले दिनों में वो कस्टमर्स के साथ संबंध और मजबूत करेंगे। We have a great platform to work on, so our immediate priority is to continue doing that. And most importantly for me, like, there are certain parts of business I know quite well. I'll work with Rajesh to understand what's happening in the rest of TCS. That would be my immediate priority, and what are the customer needs and what we should be serving and taking care of. That's the way I look at it, and I'm planning to take it one day at a time as we go along, and definitely I'll shift to Bombay. We'll continue to focus on transforming our customers, bringing technology to the center of their business. So in my short answer, we will not make any change. We will continue to focus on core principles and fine tune as we go along. गोपीनाथन के इस्तीफे के बाद अब टीसीएस की कमान के कृतिवासन के हाथ में दे दी गई है। कृतिवासन 3 दशक से भी ज्यादा से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हर्षदा सावंत बता रही कि कौन है के कृतिवासन, कंपनी में अब तक उनका क्या योगदान रहा है और अब टीसीएस के प्रमुख के तौर पर उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी। के कीर्तिवासन ये वो चेहरा है जो अब आप कंपनी के साथ सीधे जोड़कर देखेंगे। और जैसे वीरेन भी कह रहे थे कि क्राउन जूल है दरअसल टीसीएस टाटा ग्रुप का। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट होगा कि हम समझें कि क्या खासियत है इस न्यू एमडी एंड सीईओ की। तो 34 सालों से दरअसल कंपनी के साथ है। 1989 में दरअसल इन्होंने टीसीएस में एंट्री की थी। आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है
और जो बड़ा इनके हाथ में इस समय पोर्टफोलियो है वो है BFSI सेगमेंट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है किसी भी भारतीय आईटी कंपनी के लिए इस समय। BFSI वर्टिकल का जो काफी जो सबसे बड़ी डील्स हैं और इसको जो सफल बनाना है वो इन्हीं के दरअसल कंधों के पर बोझ आया था और उसको बखूबी इन्होंने निभाया है। BFSI के अलावा डिलीवरी, CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स की लीडरशिप रोल में भी इन्होंने काम किया है, लेकिन इनकी जो खासियत है, जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यही है कि दरअसल वो BFSI सेगमेंट के ग्लोबल हेड है। करीब $11 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और BFSI से करीब 30% आय पिछले क्वार्टर में जो रिपोर्ट हुआ था वो TCS के लिए आती है। तो एक साइजेबल दरअसल बिजनेस को ये बखूबी हैंडल करते आए हैं। अब साफ बात ये है कि TCS को ये अच्छी तरह से समझते हैं, कोई नया चेहरा नहीं है, काफी समय से दरअसल कंपनी के साथ है तो समझते हैं बिजनेस कैसे चलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दरअसल अपने कस्टमर्स पर एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बना चुके हैं। इस समय जो बड़ी चुनौती है वो यही है और वो यूरोप और US में जो बैंकों को लेकर संकट बढ़ रहा है उससे आ रही है और वो सवाल उठा रहा है कि क्या BFSI में जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ ग्लोबल मंदी की तो आहट है ही साथ IT खर्च में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डीले होती हुई दिखाई दी है, तो वो एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। मार्जिन्स को कैसे बढ़ाया जाए वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत ही छोटे रेंज में दरअसल मार्जिन्स मूव करते हुए दिखाई दिए थे। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट के बीच RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल है। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में संकट स्पष्ट देखा जा सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI ने एसेट लायबिलिटी इशू पर फोकस किया है और स्ट्रेस टेस्ट के लिए जरूरी कदम भी उठाए हैं। The recent developments in the United States banking system have brought to the fore the criticality of banking sector regulation and supervision. The way the Indian banking system has evolved and the way it is positioned today, as was mentioned earlier, the Indian banking system continues to be resilient and stable. Now, the Reserve Bank has taken necessary steps in all these areas which I just mentioned. That is the area of risk management, stress doing stress tests, doing, focusing on asset liability issues. और अब बात बाजार की। अच्छे ग्लोबल संकेतों से हफ्ते का अंत तेजी के साथ हुआ। सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 57,990 पर बंद हुआ। निफ्टी 114 अंक चढ़कर 17,100 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, मेटल, IT शेयरों में रही। FMCG, ऑटो, फार्मा शेयरों में दबाव देखने को मिला। और बाजार को किस बात का है डर? क्या बाजार में कोई अनहोनी होने की आशंका है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑस्कर अवार्ड जीतकर भारत लौटी RRR की टीम और गुणित मोंगा का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। उनसे मिलने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग एयरपोर्ट पर बेकरार दिखे और हो भी क्यों ना, आखिरकार इस बार ऑस्कर अवार्ड में इंडियन सिनेमा का डंका बजा है। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने और हाथी और इंसानों के खूबसूरत रिश्ते पर बनी फिल्म एलिफेंट विस्परर्स ने इस गर्मजोशी के साथ किए गए स्वागत से RRR के डायरेक्टर राजामौली और एलिफेंट विस्परर्स की प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा काफ़ी खुश नजर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गुनीत मोंगा ने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। ये किसी का भी सपना होता है जो हमारी इंडस्ट्री में है, और मुझे तो लगता है कि इतने खूबसूरत मास्टरपीसेस बने हैं हमारे देश से, पर एटलीस्ट शुरुआत हुई। एंड it's a blessing that Kartiki and I were able to get the first Oscar for an Indian production for Elephant Whisperers. हालांकि गुनीत मोंगा ने यहाँ ये भी बताया कि जब ऑस्कर अवार्ड देने के बाद उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो इससे उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। I was in shock. My heart started rating so fast because हम लोग ना देख रहे थे कि हम लोग वहाँ पे मैं सबकी स्पीचेस टाइम कर रही थी और मैं देख रही थी कि
बाकी सब के लिए ना ऐसे लिखा आता था, हमारे सामने काउंटडाउन था जिसमें लिखा आता था 45, 40, 43, 42 एंड जब वो 1 हो गया तो उसके बाद लिखा आता था प्लीज़ रैप अप, प्लीज़ रैप अप, प्लीज़ रैप अप। हमारे लिए वो कट गया। आई वाज इन शॉक। तो मैं बस वहीं जाकर सबको बोला ही, जो ग्राउंड फ्लोर पर सबसे आगे बैठे हुए थे, दिस इज इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर फॉर एन इंडियन प्रोडक्शन एंड या देन आई जस्ट बट आई वाज शॉक्ड, माय हार्ट वाज रेसिंग वेरी हार्ड एंड आई वाज जस्ट लाइक कमिंग सो फार एंड नॉट बीइंग हर्ड एंड आई वाज लाइक मैं वापस आऊंगी और अपनी स्पीच बोल के जाऊंगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करते हैं और इसके लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज़, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। ऐसी ही एक कहानी है झारखंड की कंडोनी सोरेन की, जो अब जंगल बचाने के लिए जंगल शेरनी के नाम से मशहूर हो चुकी है। जहां दुनिया भर में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में एक ऐसी महिला है जिसने संकल्प लिया है कि वह अपने प्रिय जंगल का ऐसा हश्र कभी नहीं होने देंगी। देखने में तो वह गांव की साधारण महिला की तरह लगती हैं, पर 40 महिलाओं के सहयोग के साथ अपने आसपास के 250 एकड़ जंगल को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है और वह अपनी इस जिम्मेदारी को पिछले 13 वर्ष से बखूबी निभा रही हैं। कंडोनी सोरेन, जिन्हें जंगल की शेरनी के नाम से जाना जाता है, 40 महिलाओं के साथ मिलकर यह समूह जंगल में पारंपरिक हथियारों से लैस नियमित पहरा लगाता है ताकि उनकी प्राकृतिक विरासत लालची टिम्बर माफिया की पहुंच से बाहर रहे। 2010 से हम लोग शुरुआत किए, एक टीम बनाए और हम लोग का पेड़ पौधे बचाने का एक मुहिम चला रहे हैं। रास्ते में तो बहुत तरह तरह की दिक्कत और चुनौती का सामना करना पड़ता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ऐसा संरक्षण कार्य करना कोई आसान बात नहीं है। वह सुनिश्चित करती थी कि उसकी टीम के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो और पानी की जरूरत को प्राकृतिक साधनों से पूरा करती थी। इसके अलावा वह 10,000 से अधिक पेड़ लगाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। आज के समय में वह युवा पीढ़ी को कमान संभालने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं, जो अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद उत्सुक और तत्पर है। कंडोनी सोरेन जैसे लोग ही यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्तियों की जीत न हो पाए और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां आपको अलग अलग क्षेत्र के रियल हीरोज की कहानियां हम दिखाते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।